डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप होते हैं। साझेदारी भी उनमें से एक है। हम जानते हैं कि प्राचीन समय में सोल प्रोप्राइटरशिप व्यवसायिक संगठन का एक मुख्य स्वरूप होता था, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां रही। सोल प्रोप्राइटरशिप की कमियों को दूर करने के लिए व्यवसायिक संगठन का एक विकसित रूप सामने आया, जिसे हम साझेदारी के नाम से जानते हैं। तो साझेदारी संगठन के जन्म या कहिए कि उसकी आवश्यकता के विभिन्न कारण रहे। उनमें से कुछ कारण जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरह के टैलेंट का स्वामी होता है, एक अलग तरह की मैनेजरियल स्किल्स उसमें होती हैं। तो साझेदारी व्यवसाय इन सभी व्यक्तियों को अपने टैलेंट को, अपनी मैनेजरियल स्किल को कंबाइन करने का अवसर प्रदान करती है। तो साझेदारी में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और विशेषता के अनुसार साझेदार होता है। और सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टनरशिप में हम अधिक पूंजी कलेक्ट कर सकते हैं और व्यवसाय को लार्ज स्केल पर हम चला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से साझेदारी की आवश्यकता इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि इसमें जो जोखिम होता है, रिस्क जो होता है, उसका बंटवारा हो जाता है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर सारा रिस्क नहीं रहता है, जबकि जो स्किल है, टैलेंट है, कैपिटल है, उसका फायदा सभी साझेदारों को मिलता है, जिससे उनके व्यवसाय की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से आज हम देखते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्य स्वरूप है कि इस व्यवसायिक संगठन का आजकल प्रचलन भी बहुत अधिक है। और अब हम पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन लिखी गई है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सब की ओर से संचालित किया जाता है। तो बिल्कुल कम शब्दों में ये डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है और साझेदारी की लगभग सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इस डेफिनेशन में शामिल कर ली गई हैं। तो दो चार बातें इस डेफिनेशन के माध्यम से हमें यहाँ देखने को मिलती हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति खुद के साथ कोई साझेदारी नहीं कर सकता है। उनके बीच में व्यवसाय का होना जरूरी है और व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए उनके बीच में सहमति का होना आवश्यक। ये व्यवसाय किसी एक व्यक्ति के द्वारा या उनमें से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जा सकता है। जो व्यक्ति पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट करते हैं, उन व्यक्तियों को हम पार्टनर्स या कहिए कि साझेदार के नाम से जानते हैं। और जो सभी साझेदार हैं उनको हम सामूहिक रूप से पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और जिस नाम से पार्टनरशिप फर्म अपना व्यवसाय करेगी उसे हम नेम ऑफ फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप का नाम, फर्म का नाम। और अब हम एक एक करके साझेदारी की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जल्दी जल्दी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संघ। जैसा मैंने बताया कि कोई भी एक व्यक्ति खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, इसलिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना वहां पर जरूरी है। जहां तक मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की बात है, पार्टनरशिप एक्ट में इस नंबर के बारे में नहीं बताया गया है, जबकि जो कंपनीज एक्ट है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि साधारण व्यवसाय में पार्टनरशिप होती है तो वहां पर अधिकतम संख्या 50 हो सकती है, 50 की संख्या हो सकती है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और जो सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, साझेदारों में आपसी समझौता। साझेदारी की स्थापना साझेदारों के बीच में आपसी समझौते द्वारा, एग्रीमेंट द्वारा की जाती है। साझेदारों के बीच में होने वाला समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। इसी समझौते के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा साझेदारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। इनके उनके राइट्स हैं और उनकी लाइबिलिटीज हैं, उनके बारे में निर्धारण इस एग्रीमेंट के माध्यम से किया जाता है। और एग्रीमेंट में जो भी बातें लिखी जाएं, जो भी शर्तें लिखी जाएं, कंडीशंस लिखी जाएं, वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद वहां पर देखने को ना मिले। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का होना। तो साझेदारी की ये भी एक विशेषता है कि साझेदारी किसी व्यवसाय के संबंध में होती है। अगर वहां पर व्यवसाय नहीं है तो इसका मतलब साझेदारी नहीं है। और व्यवसाय भी वैधानिक होना चाहिए। अवैधानिक व्यवसाय कोई भी साझेदारी फर्म वो नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है एम टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना उद्देश्य। बिल्कुल सही बात है। व्यवसाय
का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है और साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य भी लाभ कमाना होना चाहिए और व्यवसाय से होने वाले लाभों के बंटवारे के संबंध में साझेदारों के बीच में सहमति का होना भी आवश्यक है। स्पष्ट रूप से उनको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट के बंटवारे के संबंध में जो रेशो है वो स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। अगर वहां पर वो रेशो को नहीं लिखते हैं तो ये मान लिया जाता है कि सभी साझेदार साझेदारी व्यवसाय के प्रॉफिट्स को समान रूप से बांटने के लिए सहमत हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन, पारस्परिक संबंध। तो प्रत्येक साझेदार अपने कार्यों से दूसरे साझेदारों को, दूसरे पार्टनर्स को बाध्य कर सकता है। दूसरे साझेदारों के लिए कानूनी रूप से वह एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक साझेदार फर्म के स्वामी के रूप में भी कार्य करता है और वह एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ये था हमारा 5th पॉइंट। और जो 6th पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का प्रबंध। साझेदारी व्यवसाय की विशेषता है कि व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन सभी साझेदारों की ओर से किसी एक के द्वारा या कुछ के द्वारा या सभी साझेदारों के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए एक साझेदारी 5 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर शुरू की गई है तो साझेदारी का व्यवसाय यहाँ पर कोई एक व्यक्ति संभाल सकता है या 2 व्यक्ति संभाल सकते हैं, 3 व्यक्ति संभाल सकते हैं। तो ये कार्य सभी साझेदारों की ओर से किया जाता है। ये था हमारा 6th पॉइंट। और 7th पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व जो लायबिलिटी होती है वो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। एक साझेदार बाह्य व्यक्तियों के प्रति संयुक्त रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी वो उत्तरदायी होता है। किसी भी समय यदि फर्म अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो लेनदार किसी एक साझेदार या सभी साझेदारों की संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है एक्ट का, अधिनियम का। साझेदारी व्यवसाय पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम व प्रावधान लागू होते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर साझेदारी व्यवसाय पर लागू होते हैं। तो ये थी साझेदारी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको सभी पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। फिर भी आपका कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। और एंजॉय कॉमर्स चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों में इसकी चर्चा करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।